हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL। आपके बुक में एक चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है DFCCIL। तो इस चैप्टर के अंदर जो भी बेसिक पॉइंट है DFCCIL का वो सभी दिया गया है और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से देखिए क्योंकि इसमें एक एक लाइन जो है ना वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सभी को हम कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चलिए देखते हैं हम पहला क्या है। देखिए जो इसका टॉपिक जो है DFCCIL, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया गया है कि DFCCIL का फुल फॉर्म क्या होता है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए ये एक्चुअली एक कंपनी हो जाता है किसको चलाने के लिए, तो DFC को चलाने के लिए जो कंपनी है उसको हम क्या बोलते हैं कि DFCCIL मतलब कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर हम आगे लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, कंपनी बन जाता है जो किसको चला रहा है, तो यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को चला रहा है। मतलब एक रास्ता है रेलवे का उसको ये चला रहा है, पूरा देखरेख कर रहा है। मतलब वो कैसे ऑपरेट होगा, उसका मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा, तो ये सब इसके थ्रू किया जा रहा है DFCCIL के द्वारा। ये देखिए DFCCIL जो है ये एक सब्सिडरी है किसका, इंडियन रेलवे का एक सब्सिडरी है। समझ गया। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या दिया गया है, मतलब क्या क्या जिम्मेदारी दिया गया है इसको कि क्या, तो प्लानिंग करना किसका, तो DFC का प्लानिंग करना, उसका डेवलपमेंट करना, उसका मतलब मोबिलाइजेशन करना, मतलब कहाँ से कहाँ होना चाहिए, उसका फिर फाइनेंशियल रिसोर्स कैसा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे ध्यान रखा जाएगा, किसके द्वारा ध्यान रखा जाएगा, तो DFCCIL के कंपनी के द्वारा ध्यान रखा जाएगा इस बातों को, ठीक है। कि मतलब उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, मेंटेनेंस कैसा होना चाहिए, उसका जो ऑपरेट किया जाएगा वो किसके द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, कौन कौन उसमें ऑपरेटिंग ऑफिसर होंगे। तो इस सब का जो रिक्रूटमेंट होगा ये सब कुछ को काम को देख रेख DFCCIL के द्वारा किया जाएगा। मतलब किसका देखरेख किया जाएगा, तो DFC का, यानी कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसका देखरेख किया जाएगा DFCCIL के द्वारा। समझ गए बातों को। देखिए DFCCIL जो है ये एक्चुअली एक कंपनी है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड है। मतलब जो कंपनी एक्ट जो 1956 जो कंपनी एक्ट है भारत के अंदर, उस कंपनी एक्ट के द्वारा 2006 में इस कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया। और जब ये स्टार्टिंग हुआ था उस टाइम में कितना DFCCI मतलब DFC था, तो 2 गो DFCCI था। कौन था, तो देखिए एगो तो था आने की आपका वेस्टर्न जो आने की पश्चिमी था। समझ गए बातों को। और दूसरा क्या था, तो पश्चिमी वाला ये कहाँ से कहाँ था, तो देखिए ये यूपी उत्तर प्रदेश से लेकर के और मुंबई तक था। ये एग्जैक्ट जगह क्या है वो हम आपको सब आगे समरी में बताएंगे, आप बस देखते रहिए। और दूसरा कौन था, तो ईस्टर्न था जो आने की पूर्वी है। समझ गए। तो ये दोनों था। जो पूर्वी था वो कहाँ से कहाँ, तो पंजाब के लुधियाना से लेकर के और वेस्ट बंगाल के दानकुनी तक है। समझ गए बातों को। चलिए अब आगे देखते। देखिए ये दोनों जो कॉरिडोर है ये सबसे बड़ा कॉरिडोर है और सबसे ज़्यादा मतलब यहीं से माल ढुलाई होता है। यानी कि भारत के अंदर 70% जो गुड्स है ना वो इसी दोनों कॉरिडोर के माध्यम से इधर से उधर पूरे भारत में होता है। समझ गए बातों को। अब देखिए इन दोनों कॉरिडोर को पूरा कंप्लीट कब तक कर लेना है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। जुलाई यानी कि जून 2022 तक इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और देखिए इसमें जो 2020 तक जो कंप्लीट हुआ था, जुलाई 2020 तक को कितना, तो देखिए जो आपका मतलब वेस्टर्न था उसका 56% और जो ईस्टर्न था DFC उसका 60% चीज़ें कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो इनको आप अगर मैं PDF तो ऐसे दे दूंगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इसमें जो मैं पॉइंट कलर किया हूँ ना, यहाँ से टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन आने का चांस है। मैं उसी बात को हाईलाइट कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपको एकदम पूरा फोकस करके याद रखना है। समझ गए चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे क्या है। आगे आपका है यहाँ पे कि देखिए ये क्या है कि दोनों के दोनों मतलब एक बेनिफिशियरी मतलब लाभदायक है किसके लिए, तो देखिए भारत के अंदर और भी बहुत सारा जो स्कीम है भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट है स्कीम है, जैसे कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, स्टार्टअप हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, सागर माला हो गया, भारत माला हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, भारत नेट हो गया। तो इन सब चीज़ों को जो आगे बढ़ने के लिए क्या होगा कि सपोर्ट मिलेगा उनसे, क्योंकि आपको पता है जो कुछ भी इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन होता है तो उसको अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए सुविधा अगर बहुत अच्छा होता है तो इसमें हमें क्या होता है कि कॉस्ट इस प्रोडक्ट का बहुत कम लगता है। समझ गए बात। क्योंकि देखिए जितना प्रोडक्शन करने में कॉस्ट लगता है ना और इसका लॉजिस्टिक सिस्टम अच्छा नहीं रहता एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने में, तो इसको ढो करके यहाँ से यहाँ ले जाने में भी ना बहुत कॉस्ट लग जाता है। तो अब क्या होगा, इन सब इंडस्ट्री को इस सब स्कीम को भी आगे की तरफ ग्रो करने में मदद मिलेगा। समझ गया बातों को। तो चलिए देखिए आगे क्या है कि इंडियन रेलवे जो है ना मतलब एक लाइफ लाइन है
इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि देखिए इंडियन इकोनॉमी जो है ये कैसे चल रहा है कि मतलब जितना से ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट हो सके। तो आपको पता है रेलवे से सबसे ज़्यादा मतलब इनकम आता है, और उसमें भी किससे, तो जो माल ढुलाई होता है उससे, क्योंकि जो माल ढुलाई जो मतलब जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है ना, उससे भारत सरकार को इनकम बहुत ज़्यादा है, उसमें खर्च बहुत कम है। जैसे कि देखिए इसमें ना किसी मतलब ज़्यादा किसी चीज़ का मतलब स्टाफ का जरूरत नहीं होता है, समझ गए बातों को। और इससे क्या होता है ना कि मतलब जैसे कोई कंपनी है, इसको यहाँ से सामान लेकर के, गुजरात से सामान लेकर के इसको मुंबई यहाँ तक आना है, तो ये तुरंत क्या करेगा, यहाँ पे सामान को लोड करेगा और सीधे यहाँ तक आ जाएगा। इसमें बीच में इसको बहुत ज़्यादा स्टॉपेज का जरूरत नहीं होगा, किसी भी चीज़ का जरूरत नहीं होगा, अगर इसका रूट फ्री रहेगा तब, समझ गया। और न इसमें ज़्यादा मतलब मैन फोर्स का जरूरत है, समझ गया। लोको पायलट जो है वो बैठेगा अपना, और जो 2 स्टाफ होगा वो बैठेगा, और उसके बाद वो आ जाएगा ट्रेन। लेकिन यही अगर सवारी गाड़ी में देखते तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टाफ को उसमें जरूरत होता है, टीटी ये वो फलाना ढमकाना, बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। तो इसीलिए जो मतलब इस चीज़ों को ज़्यादा अच्छा किया जा रहा है बार बार, समझ गया चीज़ों को। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि इसका जो मतलब रूट लेंथ है अभी जो कितना है, तो देखिए यहाँ पे दिया है 68,442। देखिए आपको क्या है ना कि 68,000 के आसपास जो दिख जाए ना वो सही मानना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको ऑप्शन एगो देगा 68,442 और दूसरा दे देगा 68,300, ऐसा कुछ नहीं देगा। जब ये देगा 68,000 के आस, क्योंकि अगर नेट पर आप सर्च कीजिएगा तो आपको एगो 67,915 भी मिलेगा, एगो 68,000 से थोड़ा ज़्यादा भी मिलेगा। तो आपको 68,000 के आसपास जो भी दिख जाए ना रूट लेंथ, उसको आपको सही मान लेना है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके नहीं होता, ये डायनेमिक होता है, क्योंकि जैसे जैसे बनते रहता है वैसे वैसे अपडेट होते रहता है। इसलिए दोस्तों यहाँ हम नीचे हाईलाइट नहीं किए, इसलिए हाईलाइट नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी नहीं है, समझ गए बातों को। इसमें उन चीज़ों को लिखा गया है, तो इन चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको खुद ही थोड़ा टाइम देना है। जब मैं PDF दूंगा तो एक बार आप रीडिंग लगा लीजिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं हमको दिखा जो आपको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। हम आपको वही चीज़ पर फोकस कराएंगे जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ गया। तो चलिए हम नीचे देखते हैं जहाँ पे आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको इसको देखना है, ये तो मैं बता दिया हूँ। चलिए ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। देखिए यहाँ पे इस लाइन को आपको समझना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन समझिए इसको। क्या कह रहा है कि टुडे मतलब अभी का जो इंडियन रेलवे कैसा है, तो एक मिक्स बन गया है। मिक्स मीन्स क्या है, तो जैसे कि जिसी पे यानी कि जो मतलब मेल होता है वो भी जाता है, एक्सप्रेस पैसेंजर देखते हैं, लोकल ट्रेन भी उसी ट्रैक पे जाता है, और उसी पर क्या जो आपका जो फ्रेट ट्रेन है वो भी जाता है, जो माल भाड़ा गाड़ी है वो भी जाता है। इसके वजह से क्या होता है ना, जो सबके लिए एक ही ट्रैक है, मतलब एक ही ट्रैक से होकर गुजरता है, तो इसके वजह से ये माल गाड़ी को ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रोका जाता है। क्यों रोका जाता है, क्योंकि जो पैसेंजर लेट होते रहता है ना, तो इसको जल्दी छोड़ना रहता है, लेकिन मालगाड़ी को सोचते कि बाद में छोड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि गलत इंपैक्ट पड़ता है इंडियन रेलवे के ऊपर। और इसके वजह से इसका रिजल्ट क्या होता है कि इसका एवरेज स्पीड बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इसको बार बार रोका जाता है। क्योंकि इसको एक्चुअली चलाना चाहिए, मेंटेन में रखना चाहिए 70-80 के स्पीड में, लेकिन ये रहता कितना है, तो 125 से लेकर देखिए 24-25 के आसपास, मतलब यहाँ 23.6 दिया गया है, लेकिन 24-25 के आसपास ही इसका स्पीड रहता है एवरेज। तो इससे होता क्या है, जो सामान मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर से, सपोज कि जम्मू कश्मीर नहीं, आप यहाँ पे कोई और स्टेट ले लीजिए, सपोज कि पंजाब से लेकर के और यहाँ पे लेकर के आना था, मतलब वेस्ट बंगाल में लेकर के आना था, तो इसके लिए समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इससे क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनी है ना, उसको अगर जल्दी से सामान को यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करना होता है तो इंडियन रेलवे को प्रेफर नहीं करता है, जिसके वजह से हो क्या रहा है कि इंडियन रेलवे को अब ये सामान नहीं ले जा रहा था, इसको तो घाटे ना हो रहा है एक तरीके से। और ये दूसरे माध्यम से अगर ले जाता है सामान, ट्रक के माध्यम से ले जाता है, तो इसका लॉजिस्टिक कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि सामान एक तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, और दूसरी बात इंडियन रेलवे को फायदा भी नहीं हुआ। तो इसी सब चीज़ों को देख करके इंडियन रेलवे ने क्या कर रहा है कि मतलब एक सेपरेट क्या बना रहा है, कॉरिडोर बना रहा है, जिसके ऊपर क्या चलेगा कि सिर्फ माल भाड़ा ट्रेन चलेगा, यानी कि फ्रेट ट्रेन चलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब इसके कंपनी का जो सामान था, इसको जिसको जल्दी ले जाना था उसको भी ये ढो करके लाएगा, और उसके वजह से क्या होगा कि उसका कॉस्ट भी कम लगेगा, तो प्रोडक्ट का दाम भी सस्ता रहेगा। तो उससे बहुत ज़्यादा इंडिया को ग्रोथ करने में मतलब बेनिफिट मिलेगा, और जो इंटरनेशनल मार्केट है उसको भी बीट कर पाएगा। क्योंकि देखिए जो पहले होता था सामान क्या, जैसे कि देखिए सपोज कीजिए कि कोई उत्तर प्रदेश से सामान ले करके ले जा करके, यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ से सामान ला करके और मुंबई के अंदर लेकर के आना था। अब ये ट्रेन धीरे धीरे छुक छुक चल रहा है, तो यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि मुंबई में पोर्ट के पास कोई जहाज लगा हुआ है, पानी जहाज लगा हुआ है, तो इस पर सामान लेकर के रखना है। तो देखिए अब यहाँ पे सपोज कीजिए जहाज आकर के यहाँ पे लग गया, लेकिन ये ट्रेन को आने में 4 दिन 5 दिन लग गया, तो एक तो यहाँ रुका हुआ है, तो यहाँ भी जगह छेका, इसका भी भाड़ा दे रहा है, उसके बाद ये ट्रेन आने में भी देर हो रहा है। तो ये सब के ऊपर क्या हो रहा है कि एक तरह से बर्डन बन रहा है ना, भारी भरकम बर्डन बन रहा है। तो उसके वजह से हो क्या रहा है कि चीज़ों
का दाम प्रोडक्ट महंगा हो रहा है, तो इन्हीं चीज़ों को सस्ता करने के लिए, पर यूनिट कॉस्ट को कम करने के लिए और इंटरनेशनल मार्केट में बीट करने के लिए ये हमारा जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि इसका मोटिव क्या है कि जो मतलब जो हायर जो है ना, हायर सप्लाई चेन कॉस्ट जो होता है इसको कम करना है। जब ये बन जाएगा तो कम होगा, लेकिन अभी है क्या तो ज़्यादा है। समझ गए बातों को? क्योंकि इसका एक मतलब रिवर्स जो हो ना, एडवर्स मतलब एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब एक बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है अभी का जो ट्रेन सिस्टम है उसके हिसाब से, जो माल भाड़ा है उसके ऊपर। समझ गया चीज़ों को? तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसी को मतलब समस्या को समाधान करने के लिए देखिए यहाँ पे दो पॉइंट है, इसको आपको देखना है कि सेपरेट क्या बन रहा है कि डीएफसी बन रहा है, मतलब किसके लिए, तो एक पैसेंजर के लिए सेपरेट बन रहा है और फ्रेट के लिए सेपरेट बन रहा है। चीज़ों को समझ गए? चलिए देखते हैं आगे। देखिए आगे जो आपका इंपॉर्टेंट है वो मैं दिखाता हूँ। इस बीच में जो हिस्ट्री लिखा गया है इसको आप एक बार मैं पीडीएफ दूंगा तो पढ़ लीजिएगा। हालांकि ये सब क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, जहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए आगे सभी टॉपिक का समरी है, तो आप आराम से देखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा आपको ही पता नहीं है, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आने का पूरा संभावना है वो मैं पूरा कलर किया हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि वेस्टर्न कॉरिडोर है, ये देखिए। तो वेस्टर्न कॉरिडोर का जो टोटल लंबाई है ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको आपको याद रखना है। वेस्टर्न कॉरिडोर जो कितना, तो 1504 किलोमीटर है। कितना है? 1504 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये कहाँ से कहाँ के बीच है? देखिए डबल डेकर, मतलब ये डबल लाइन है और पूरा का पूरा इलेक्ट्रीफाइड है। डबल लाइन का मतलब समझते हैं, जैसे कि ये को पैरेलल लाइन हो गया, दूसरे पैरेलल में ये लाइन हो गया। अगर इधर की तरफ जा रहा है तो ये इधर की तरफ जा रहा होगा। समझ रहे बातों को? तो ये होता है डबल लाइन, और दोनों के दोनों क्या है तो इलेक्ट्रीफाइड है। और ये कहाँ से कहाँ के बीच है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मतलब मुंबई से लेकर के और कहाँ तो दादरी बोले तो यूपी के बीच में ये है। ठीक है। और इसका भाया क्या है, तो जैसे कि बड़ोदरा हो गया, ठीक है, बड़ोदरा हो गया, पालमपुर हो गया, ठीक है, यानी कि फुलेरा हो गया, रेवाड़ी हो गया, तो ये इसका भाया है। इस भाया से होकर के गुजरेगा। एक इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये कितने राज्य से होकर के गुजरेगा, और सबसे ज़्यादा लेंथ किस राज्य में और सबसे कम लेंथ किस राज्य में। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा जो 1504 किलोमीटर का जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा देखिए 5 स्टेट से गुजरेगा। 1 2 3 4 और 5 को स्टेट कौन कौन सा हो जाएगा, तो आपको ऊपर से पकड़ना है। कौन? तो हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हो गया। और सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, तो सबसे कम लंबाई यूपी में। इस बात को आपको ध्यान रखें। आगे हम जब ईस्टर्न पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा लंबाई है यूपी में, लेकिन वेस्टर्न का डीएफसी का सबसे कम लंबाई कहाँ है, तो यूपी में है। इस बातों की भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। समझ गए? और सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो 500 यहाँ कहाँ है 56 है। किस में हो जाएगा, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा लंबाई है। ठीक है। और देखिए ये मेनली इससे क्या ढोया जाएगा, तो देखिए ऐसे तो जो भी चीज़ रहेगा वो सबको ढोया जाएगा, लेकिन मेनली जो है किसको, तो फर्टिलाइजर हो गया, फूड हो गया, ग्रेन हो गया, साल्ट हो गया, कोयला हो गया, इन सब चीज़ों को इस पर विशेष रूप से मतलब ये सब जो इंडस्ट्री है ना इसी साइड में, तो मतलब इससे ज़्यादा इसका आवागमन किया जाएगा। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं आपका कौन सा है, तो आगे आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट है। देखिए अब ईस्टर्न कॉरिडोर में क्या है कि मतलब जो ऐसे जो रास्ता ईस्टर्न वाला, इसका कहने का क्या मतलब है कि देखिए इसका लंबाई कितना है, तो 1861 किलोमीटर। इसको आप लिख लीजिए, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 1861 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ के बीच चलेगा, तो देखिए हम बताएं आपको, पंजाब के लुधियाना से लेकर के और कहाँ तक, तो ये चलेगा अपना वेस्ट बंगाल के दानकुनी तक चलेगा। समझ गए बातों को? और इसमें क्या है ना कि कई मतलब एक सिंगल लाइन है, सिंगल इलेक्ट्रीफाइड लाइन है। कहाँ से कहाँ के बीच, तो देखिए सिंगल जो इलेक्ट्रीफाइड लाइन है वो है आपका 401 किलोमीटर का, और कहाँ तो लुधियाना से लेके और खुर्जा के बीच में सिंगल। बाकी सभी जगह क्या है, तो डबल इलेक्ट्रीफाइड लाइन है। तो बाकी जगह क्या आप याद नहीं हो रखिएगा, तो एक ये याद रख लीजिए, और बाकी जगह अगर पूछा जाए तो आपको समझ लेना है कि डबल लाइन है, सभी जगह डबल इलेक्ट्रीफाइड लाइन। लेकिन यहाँ कहाँ से, लुधियाना से खुर्जा के बीच में सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है। समझिए? तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। और ये कहां से कहां तक चलेगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बीच में जो चीजें लिखा गया ना, यहां से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, आप अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूं कि सिर्फ आपको क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। समझ गया? जो मैं अपने पूरा स्टडी करने के बाद ही इसको कलर किया हूं, तो उसी हिसाब से बता रहा हूं आपको। देखिए जो ईस्टर्न डीएफसी है वो क्या बताता है, ईस्टर्न डीएफसी कितना, इसका लेंथ कितना है, तो 1800 आप देखें कितना 61 किलोमीटर है। और इसका ये कितने राज्य से गुजरता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप लिख लीजिए 6 राज्य से होकर के गुजरता है। कौन कौन, तो देखिए एक तो पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, और कहाँ, तो झारखंड के बाद होगा एक वेस्ट बंगाल, कोलकाता। समझ गए बातों को? तो इतने राज्य से। और सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में, तो यूपी में है। आप ऊपर में क्या देखे थे, जब हम वेस्टर्न पढ़ा रहे थे तो सबसे ज़्यादा कहाँ था, सबसे कम कहाँ था, तो यूपी में था। लेकिन ईस्टर्न में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो
यूपी में है। इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। इसमें मेन जो किस चीज़ का ढुलाई किया जाएगा, मतलब जो ले जाया जाएगा मेनली रूप से किस चीज़ को कैरी किया जाएगा, तो कोयला मेनली रूप से होगा पावर प्लांट के लिए। क्योंकि आपको पता है जैसे कि ऐसे अगर ये गाड़ी चलेगा तो इधर झारखंड के तरफ देखिएगा और वेस्ट बंगाल के, तो इधर कोयला ज़्यादा होता है, तो इधर से कोयला लेकर के इधर यूपी बिहार इधर की तरफ जो भी पावर प्लांट है उस सब में देने के लिए कोयला लेकर के मेनली जाएगा। ऐसे तो जो कुछ भी होगा वो सब जाएगा, लेकिन मेनली कोयला जाएगा। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे जो आपका था 2016 के बजट में क्या किया गया कि 3 गो डीएफसी को और इंट्रोड्यूस किया गया। तो वो कौन कौन सा डीएफसी था, इसको आपको नाम मेनली याद रखना है। तो 2016 के बजट में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये बात भी आपको याद रखना है। और कौन कौन सा नाम था, क्या था और कहाँ से कहाँ चलेगा, कहाँ के बीच में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो जैसे कि देखिए पहला जो था ये कहाँ था, तो ईस्ट वेस्ट था कॉरिडोर। तो ये कहाँ से कहाँ के बीच चलेगा, तो कोलकाता से लेकर के और मुंबई के रूट को कवर करेगा। ठीक है। और दूसरा क्या है, तो दूसरा आपको नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर है। ठीक है। ये कहाँ से कहाँ के बीच कवर करेगा, तो दिल्ली से लेकर के और चेन्नई के बीच को कवर करेगा। ठीक है। और तीसरा क्या है, तो ईस्ट कोस्ट है। ये कहाँ से कहाँ के बीच को मतलब कवर करेगा, तो ये खड़गपुर से लेकर के और विजयवाड़ा के बीच में कनेक्ट करेगा लाइन को। ठीक है। ये हम आपको लेंथ के साथ पूरा समरी में बताएंगे। आप यहाँ पे खाली इसको ध्यान रखिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको। ठीक है। आप इसका टेंशन न लीजिए कि हमको याद नहीं होगा, हम आपको सब समरी में बताएंगे। आगे समरी लिखा हुआ है देखिए। अब आगे क्या है कि DFC यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये क्या है कि मतलब कब इंट्रोड्यूस हुआ था, जब 11वां जो मतलब 11th 5 ईयर प्लान था 2007 से लेकर के 12, तो उसी टाइम में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। और एक मतलब ये उस समय सरकार किसका था, तो मतलब मनमोहन सिंह का सरकार था। ठीक है। तो उस समय के जो रेलवे मिनिस्टर थे वो स्टार्ट किए थे यानी कि DFC। समझ गया। मतलब अलग रूट हम बनाएंगे किसको ले जाने के लिए, माल भरा को ले जाने के लिए। लेकिन ये काफ़ी लंबा टाइम लग गया अभी तक आते आते, क्योंकि आपको पता है कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है, बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो 3-4 साल तो उसका राम ठाम में ही गुजर जाता है। समझ गया बातों को। तो इसीलिए अभी अब जो है ये पिकअप में है, तो अब इन चीज़ों के ऊपर अच्छे से काम हो रहा है, तो अब बहुत जल्दी ये चीज़ें सुधर जाएगा। समझ गया। तो देखिए अब 2 गो जो लॉन्ग रूट था ये कौन कौन था, तो ये तो था आपका ईस्टर्न जो मैं बता दिया, और दूसरा कौन था, तो वेस्टर्न था। ठीक है। तो अब देखिए इसका लेंथ जो कवर करेगा इस दोनों ट्रेनों का ये कितना होगा, लगभग जो दोनों रूट का जो लेंथ है ये होगा आपका 3360 किलोमीटर का लेंथ इस दोनों के द्वारा कवर किया जाएगा। समझ गए। और ये कहाँ से कहाँ चलेगा हम आपको कई बार बता चुके। जो ईस्टर्न होगा ये लुधियाना पंजाब से लेकर के और दानकुनी वेस्ट बंगाल तक चलेगा, और जो वेस्टर्न होगा ये कहाँ, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर के और कहाँ तक, मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर के और दादरी यूपी तक चलेगा ये चीज़ें। ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अब देखिए होगा क्या, जब ये DFC जब आया तो दिमाग में एक ही बात था, वो क्या बात था कि वो सही चीज़ें था कि अब होगा क्या कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी हो रहा था इंक्रीज होगा। क्योंकि देखिए पहले होता था क्या कि जब ट्रक से सामान को यहाँ से यहाँ अगर ट्रांसफ़र करना होता था तो काफ़ी एक्चुअली कॉस्टली भी हो जाता था, दूसरी जिसके वजह से क्या होता था कि कॉस्ट उस प्रोडक्ट का इतना बढ़ जाता कि हम दूसरे जगह सप्लाई करना होता था ना, तो आप वहाँ पे मुनाफा लेकर ही बेचा जाएगा ना, तो दूसरे देश में सामान जाते जाते और महंगा हो जाता था। क्योंकि हमारे देश के अंदर ही लॉजिस्टिक कॉस्ट इसका इतना ज़्यादा लग जाता था कि दूसरे देश में जाने में महंगा हो जाता, तो हम इंटरनेशनल मार्केट से अच्छे से बीट नहीं कर पाते थे। तो अब क्या होगा कि इसका कॉस्ट अगर सस्ता होगा, जो मतलब जो लॉजिस्टिक कॉस्ट लग रहा है ये, तो हम इंटरनेशनल बाजार में भी क्या करेंगे कि अच्छे से अच्छे उसका मतलब क्या करेंगे कि बेच पाएंगे सामानों को, और जो यहाँ का कंपनी है वो ग्रोथ भी ज़्यादा करेगा क्योंकि उनका लॉजिस्टिक कॉस्ट कम लगेगा तो सामान को सस्ता भी बेच पाएगा। तो इनका मोटिव क्या है कि रिडक्शन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब मतलब कम होगा, रिडक्शन होगा, तो ऑलरेडी प्रोडक्ट का दाम क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। समझ गए बातों को। तो देखिए यही बात यहाँ पे बताया गया जो मैं आपको पीछे बताएं कि ये क्या है, DFCCIL एक गवर्नमेंट के अंदर एक कंपनी है जो कि DFC का देख रेख करने के लिए, समझ गए बातों को, मतलब क्या करेगा, उसका मेंटेनेंस करेगा, उसका ऑपरेशन करेगा, उसका कंस्ट्रक्शन करेगा। ठीक है। इन सभी चीज़ों को देख रेख करेगा। इसका स्थापना हम आपको पीछे भी बताएं कि मतलब ये कंपनी एक्ट जो था 1956 उसके तहत हुआ था, और कब हुआ था, तो 2006 में हुआ था। इस डेट के साथ आपको इसको याद रखना, इस लाइन को 100%। ठीक है। तो देखिए अब DFC का नीड क्यों हुआ, तो DFC का नीड इसीलिए हुआ क्योंकि हमें पहले माल को सप्लाई करने में एक जगह से दूसरे जगह बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। समझ रहे, जब हम रोड के माध्यम से करते थे तो टाइम लग जाता था, या तो इस ट्रेन के माध्यम से जाते थे तो 25 के स्पीड से जा रहा है, अब भैया कोई सामान अब यूपी से लेकर के और मुंबई में जाना है तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता था कि कोई कंपनी इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता था। बोलता था कि जिस कंपनी को अब चाहिए कि एक दिन में यहाँ से यहाँ सामान चाहिए, समझ गए, बड़े बड़े कंपनी उसको इसको लगेगा अब 3 दिन जाने में, इसको पता नहीं कि कितना दिन रूट में रुका रहेगा, तो इसको कोई कंपनी जल्दी हायर नहीं करता था। समझ गए बातों को ना। तो इसीलिए तो अब इसका नीड पड़ गया कि अब ये चीज़ें आएगा तो अब हमारा क्या होगा कि इंडस्ट्री भी अच्छे से चलेगा, और हम जो भी प्राइवेट कंपनी है वो अपना माल इसी के माध्यम से ढुलाई करेगा। समझ गए बातों को, इधर से उधर, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट कम लगेगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि शेयर भी इंप्रूव करेगा। अब जब चीज़ें का अच्छे से प्रचालन होगा तो शेयर तो इंप्रूव करेगा ही ना।
उसके बाद ये 11th 5 ईयर प्लान में हम आपको पीछे भी बताएं वही चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्या? तो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो फ्रेट कॉरिडोर है ये क्या क्या किसको किसको जोड़ता है, कहाँ कहाँ चलता है। तो देखिए 4 गो जो मेट्रो सिटी है ना इसको कनेक्ट करता है। कौन कौन मेट्रो सिटी? तो दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को और कोलकाता को कनेक्ट करता है। हम एक रफ डायग्राम आपको बनाते हैं। देखिए ये 6 गो को जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है ये 6 गो DFC को कवर करता है, जिसमें 2 गो तो जो है मतलब ये पहले से इम्प्लीमेंटेड है और 4 गो जो है क्या हुआ कि 2018 के मतलब अप्रूव हुआ 2018 में, ठीक है। तो हम इसको आपको एक रफ डायग्राम बनाते हैं, इसको आपको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि देखिए मान लीजिए ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, तो हम ऐसे वो रफ डायग्राम ले लें ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरा पर्पस है आपको समझाना यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसको आप मान लीजिए दिल्ली हम मान लेते हैं, ठीक है। इसको मुंबई मान लीजिए, ठीक है। और इसको मान लीजिए चेन्नई और इसको मान लीजिए कोलकाता। तो चारों सिटी अब कनेक्ट हो गया मेट्रो सिटी। अब देखिए जब ये चारों सिटी कनेक्ट हो गया तो उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 गो डायगोनल बनेगा इसमें। कौन कौन? नॉर्थ साउथ। वो किसको कनेक्ट करेगा? तो दिल्ली से चेन्नई को कनेक्ट करते हैं। देखिए नॉर्थ साउथ जो होगा ना ऐसे दिल्ली से लेकर के चेन्नई को कनेक्ट करेगा, तो इसको हम एक डायगोनल बोलेंगे। और ये क्या है? तो नॉर्थ साउथ, इसको नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट, नॉर्थ साउथ DFC हम इसको बोलेंगे। समझ गए बातों को? जो दिल्ली से चेन्नई को कनेक्ट करेगा। दूसरा क्या? तो ईस्ट वेस्ट DFC होगा। तो ये किसको? तो कोलकाता से मुंबई को कनेक्ट करेगा, मतलब ऐसे कनेक्ट करेगा। देखिए चीज़ों को ऐसे कनेक्ट करेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि यानी कि ईस्ट वेस्ट DFC बोलेंगे इसको। यदि कहाँ से? कोलकाता से मुंबई को कनेक्ट करेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ओवरऑल को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। समझ गए बातों को? चलिए आगे हम अब आपको समरी दिखाते हैं क्या है इस बातों को। देखिए इसको आप मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप फोटो ले लीजिएगा, ठीक है। और 1-2 बार आप हर दिन 2 दिन 4 दिन पे देखते रहिएगा। यहाँ से हमको पूरा उम्मीद है कि अभी जो हम आपको पेज दिखा रहे हैं यहाँ से एक न एक क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। समझ गए बात को? तो देखिए समरी ऑफ टेबल जो है क्या कहता है कि ग्रीन जो बैकग्राउंड आपको दिखेगा ना उसका मतलब होता है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे कि कोई काम अंडर कंस्ट्रक्शन चलते रहता है ना, तो ग्रीन बैकग्राउंड आपको जो भी होगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है कि अंडर कंस्ट्रक्शन। और ब्लू जो है उसका मतलब क्या है कि अभी करेंटली प्लानिंग हुआ है, मतलब उसका अभी कंस्ट्रक्शन नहीं प्लानिंग हुआ है। समझ गए बातों को? प्लानिंग का मतलब क्या? अभी उसका पेपर वर्क हुआ है। समझ गए चीज़ों को? देखिए अब ये आपको लेंथ के साथ याद रखना है, कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा आपको, ठीक है। देखिए जो वेस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है कितना है? तो 1504 किलोमीटर हम आपको बता चुके हैं पीछे कि 5 राज्यों से होकर के गुजरता है और सभी राज्य के आपको नाम भी याद रखना है। ये पार्शियली ऑपरेटर है, मतलब अभी फुल्ली के फुल्ली कंप्लीट नहीं, क्योंकि हम आपको पीछे बताएं कि जून 2022 तक फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। और कहाँ? तो दादरी मतलब यूपी से लेकर के और कहाँ तक चलेगा? तो मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक। इस बात को आपको कान खोलकर सुन लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या है कि वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसका लंबाई कितना है? तो आप पीछे पढ़े हैं क्या? 1861। यहाँ कितना दिया? 1839। तो हम इसीलिए आपको बोले हैं कि इसमें अगर आपको 10-20 का आगे पीछे दे दे तो आपको वो आंसर सेलेक्ट कर लेना। ऐसा आपको ऑप्शन कभी नहीं देगा 1840 होगा 1860, कभी नहीं देगा आपको, ठीक है। तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये भी अभी पार्शियली ऑपरेटेड है, ठीक है। तो ये कहाँ से? लुधियाना, यानी कि पंजाब के लुधियाना से लेकर के और वेस्ट बंगाल के दानकुनी तक ये चलेगा। और कितने स्टेट को कवर करता है? तो 6 स्टेटों को कवर करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि यानी कि ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये कितना है? तो 2000। और ये अभी 2021-22 का जो बजट है इसमें इसको प्रस्तावित किया गया, ठीक है। और कहाँ से कहाँ के बीच चलेगा? तो खड़गपुर से लेकर के और भुसावल के बीच। ये जो अभी जो नया बजट वाला जो है इसको आपको तीनों को याद रख, तीनों क्या यहाँ 5 लिखा है, 5 को याद रखिए आप, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नॉर्थ साउथ जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसका लंबाई कितना था? 975। इसमें भी अगर लंबाई में आपको 10-20 आगे पीछे भी दे देगा तो चलेगा, ठीक है। इसको भी 2021-22 के बजट में इसको अनाउंस किया गया। और ये कहाँ से कहाँ? तो विजयवाड़ा से लेकर के और इटारसी तक के बीच में ये कवर करेगा डिस्टेंस को। उसके बाद देखिए ईस्ट कोस्ट जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये भी अभी अनाउंस है और इसका कितना? तो 1115 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है, ठीक है। और ये कहाँ? तो खड़गपुर से लेकर के और विजयवाड़ा के बीच में चलेगा। नेक्स्ट आपका जो है साउथ सदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। ये अभी प्रपोज्ड है, इसका अभी अनाउंस नहीं किया गया, प्रपोज है, मतलब आगे ये चीज़ें बनेगा, ठीक है। तो ये मंडगांव से लेकर के और चेन्नई के बीच में चलेगा। समझ गए बातों को? चलिए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। दोस्तों एक लाइक तो कर दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि हम आपसे विशेष क्या बोलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए आप, क्योंकि इतने मेहनत से आपको पढ़ाते तो इतना तो आपका फर्ज भी बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए आगे क्या है आपका कि मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट ऑन द इंडियन रेलवे इकोनॉमी। तो देखिए अब क्या होगा ना कि इसको आने की वजह से बहुत सारे इकोनॉमी में चेंज दिखेगा। क्यों चेंज दिखेगा? क्योंकि अब जो चीज़ें बहुत स्लो था वो बहुत फास्ट हो गया। जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट तो ठीक है फिक्स लगता था, जैसे कि मतलब इंडस्ट्री के अंदर जितना प्रोडक्शन कॉस्ट उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाता था, उसका अब कम हो जाएगा, सामान सस्ता मिलने लगा। हम विदेश के मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ों को बीट कर पाएंगे, अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेच पाएंगे, ठीक है। तो आप देश का GDP बढ़ेगा। तो ये सब इफेक्ट आएगा किसके अंदर? भारत की इकोनॉमी के अंदर, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर का जो लेंथ जो होगा, फ्रेट जो ट्रेन है उसका लेंथ होगा 1.5 किलोमीटर और इसका जो प्लेटफॉर्म होगा ना उस लगभग 2 किलोमीटर का होगा। समझ गए बातों को। अब इसका देखिए विड्थ मतलब चौड़ाई कितना होगा, तो 3660 mm का होगा, मतलब 3.66 मीटर का होगा। और इसका जो लेंथ होगा मतलब जो इसका हाइट होगा, जो ऊपर की तरफ जो हाइट, जैसे कि ऐसे देखते हैं ना कि ट्रेन के ऊपर ट्रेन रखा रहता है, तो इसका हाइट जो होगा ना वो कितना होगा, तो 7.1 मीटर का होगा। ठीक है, और ये फर्स्ट इन द वर्ल्ड है, मतलब वर्ल्ड में अभी ये फर्स्ट है इस टाइप का, ऐसा अभी वर्ल्ड में और कोई नहीं निकाला है। समझ के बातों को। चलिए देखिए, और ये जो भी ऑपरेट होगा ना, ये सब के सब जो हम आपको ब्रॉड गेज पढ़ाए थे, तो हम क्या बोले थे कि जो भी हाई स्पीड जो ट्रेन होता है उस सब के सब के लिए ब्रॉड गेज को फॉलो किया जाता है। तो ये सब ब्रॉड गेज के ऊपर ऑपरेट होगा, जिसका मतलब बीच के ट्रैक, जो 2 ट्रैक होता है, इसके बीच का लेंथ कितना होता है, तो 1676 mm होता है। समझ ये बातों को। और उसका जो मैक्सिमम स्पीड रखा जाएगा जनरली वो 100 किलोमीटर पर आवर का रखा जाएगा। समझ गए बातों को। अब देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो डबल स्टैक स्टैंडर्ड जो शाफ्ट जो है, तो उसको जो लोकोमोटिव खींचेगा ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। समझ रहे, मतलब कितना लोड को खींच सकता है, तो 15,000 टन लोड को खींच सकता है। समझ रहे, मतलब 400 कंटेनर कैपेसिटी को खींचने का इसके पास पावर होगा। समझ गए चीज़ों को। तो ये कैसा, ये भी वर्ल्ड में फर्स्ट टाइप का ऐसा अभी कोई और देश में नहीं चल रहा, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज़्यादा बड़ा। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या है कि ये देखिए, जैसे कि 800 अभी लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनेगा। ठीक है, 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विथ कितना, तो 12,000 हॉर्स पावर का। ठीक है, और इसका पावर इतना ज़्यादा होगा कि इस ट्रेन को खींचने के लिए, जो माल भरा ट्रेन है इसको खींचने के लिए ये इनफ होगा। समझ गए। तो ये मतलब वेरी हाई हॉर्स पावर का ट्रेन होगा, मतलब लोकोमोटिव होगा। समझ गए। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि इसका हाई स्पीड जो होगा, देखिए जैसे कि एक सेमी हाई स्पीड होगा उसका 100 से कम होगा, और जो हाई स्पीड जो ट्रेन होगा मतलब फ्रेट ट्रेन जो होगा उसका स्पीड जो होगा हो सकता है कि 100 से ज़्यादा भी, उसका 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा भी उसका स्पीड रहे। समझ गए। तो ये अभी मतलब एक तो एक्सपेरिमेंटल के दौरान होता है, और दूसरा क्या होता है कि एक चलाने के लिए परमिशन मिलता है। समझ गए बातों को। तो दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस जरूर रहता है। देखिए उसके बाद क्या है कि इसको जो भी कोऑपरेट किया जाएगा वो रेडियो कम्युनिकेशन एंड GSM ब्रॉड ट्रैकिंग के द्वारा किया जाएगा। बेस ट्रैकिंग ऑफ ट्रेन के द्वारा किया जाएगा, ऑफ ऑल ट्रेन किया जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी होगा, तो पहले क्या होता था कि मतलब इतना ज़्यादा डिजिटल मतलब ढंग से नहीं कवर किया जाता था, लेकिन अब क्या होगा ना कि इस सभी ट्रेन को क्या होगा कि एक डिजिटली ढंग से कवर किया जाएगा, मतलब उसका देख रेख किया जाएगा, ताकि थोड़ा भी कहीं पर भी डिफॉल्ट ना हो, क्योंकि ये सब हाई स्पीड ट्रेन होगा तो कहीं भी किसी तरह का डिफॉल्ट ना हो, सब कुछ अच्छे से चले। इसीलिए इसको क्या किया जाएगा कि रेडियो कम्युनिकेशन और GSM, मतलब GSM कहने का मतलब ये है कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, मतलब इस ढंग से पूरा का पूरा डिजिटलाइजेशन ढंग से इसको कवर किया जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, तो यानी कि फर्स्ट इंडियन रेलवे सेक्टर में ये ऐसा जो काम किया जा रहा है इस बार फर्स्ट टाइम किया जा रहा है इंडियन रेलवे सेक्टर में, कि मतलब रेडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से और GSM के माध्यम से सभी ट्रैक को मतलब ट्रैकिंग किया जाएगा, सभी गाड़ी को और ट्रैक को अच्छे से देख रेख किया जाएगा। समझ गए बातों को। उसके बाद देखिए आगे कि DFC कॉरिडोर हैज नो लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि अभी आप देखते हैं ना कि जैसे कि ट्रेन जाते रहता है और यहाँ पे रोड का भी क्रॉसिंग रहता है, तो ये दोनों का लेवल सेम ही रहता है। जैसे इधर से पहले रोड से आ रहा है, यहाँ पे छोटा छोटा गाड़ी आ रहा है, यहाँ से ट्रेन भी जा रहा है, तो इसको यहाँ पे पहले अथी गिरा दिया जाता है, उसके बाद ट्रेन को पास किया जाता है। समझिए, सिग्नल गिरा करके ट्रेन को पास किया जाता है। तो ऐसा कोई भी लेवलिंग क्रॉसिंग नहीं है DFC में, ताकि क्या हो ना कि इसको कहीं पर भी रेस्ट्रिक्शन ना मिले। सपोज कीजिए अगर यहाँ से यूपी से ही चला ना तो सीधे मुंबई जाए। समझ गए बातों को। अगर जरूरत ना हो कहीं रुकने के लिए, अनवांटेड इसको कहीं भी नहीं रोका जाएगा। समझ गए चीज़ों को। तो इसीलिए कोई भी इसमें लेवल क्रॉसिंग नहीं है। ये अपने आप में एक तरह के कैसा तो एडवांस कंस्ट्रक्शन है। समझ गए बातों को। जहाँ पे रोड था वहाँ पे ब्रिज बना दिया गया ऊपर में, और ऊपर से ले जाएगा, कहीं पे नीचे से ले जाएगा, लेकिन इसको लेवल क्रॉसिंग कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये एक एडवांस क्रॉसिंग मतलब एडवांस कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और ये हाई स्पीड को मेंटेन रखने के लिए एक्चुअली ये सब किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए DFC का एम क्या है, तो उसका एम है कि डाउन द कॉस्ट, यानी कि ब्रिंग डाउन द कॉस्ट। किसका कॉस्ट, तो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट लगता था ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उन चीज़ों को क्या करना है कि डाउन करना है। ये DFCCIL का DFC का मोटिव होता है। समझिए, क्योंकि आपको पता ही, क्योंकि जब सामान इधर से उधर तुरंत जाएगा और अच्छे से जाएगा और इलेक्ट्रिक मतलब इंजन के माध्यम से जाएगा, तो वहाँ क्या होगा कि सामान का कॉस्ट तो कम ही लग रहा है ना। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको धीरज रख के देखना है, क्योंकि आपको सीखना है। जब तक आप सीखिएगा नहीं तब तक कैसे आप दूसरे से बीट कीजिएगा। ठीक है, तो आप हिम्मत बना करके और थोड़ा लंबा वीडियो को भी देखिए। ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत कोशिश करके कवर आपका सिलेबस सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी कवर करूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे ऊपर भी उतना ही बर्डन है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों का कमेंट आते रहता है कि सर आप जल्दी से जल्दी करा दीजिए। तो मैं भी पूरा कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो जाए आपका सिलेबस। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा कि इंडियन इंडस्ट्री में, यानी कि दिस विल हेल्प इंडियन इंडस्ट्री। तो इंडियन इंडस्ट्री को क्या करेगा, इससे बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा, हेल्प मिलेगा लॉजिस्टिक में, एक्सपोर्ट में, इधर से उधर करना, तो उसके लिए मार्केटिंग अब आसान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए
डीएफसी जो है, डीएफसी विल हेल्प टू अचीव टारगेट। किस टारगेट को अचीव करेगा? तो जब जो मान लिया जाए पेरिस क्लाइमेट समझौता हुआ था, तो वहाँ पे समझौता में क्या हुआ था, सभी देश को कमिट करना था अपना कि मतलब वो क्या करे कि पॉल्यूशन को कम से कम इमिट करे, कम से कम मतलब इमिट करे, बाहर भेजे। कहने का मतलब है कि कम से कम पॉल्यूशन अपने देश में मतलब इंट्रोड्यूस करे, इंडस्ट्री के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से, डीजल गाड़ी के माध्यम से कम पॉल्यूशन को रिलीज करे, समझ गया, पॉल्यूशन को रिलीज करे। तो अब ये डीएफसी के माध्यम से क्या हो रहा है कि जितना भी डीजल लोकोमोटिव था उसको अब शिफ्ट किया जा रहा है किधर, तो इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव की तरफ जब शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से आप पॉल्यूशन भी कम होने लगेगा। तो मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास जो समझौता था पेरिस क्लाइमेट के समझौता के अकॉर्डिंग भी उस टारगेट को भी अब हम अचीव कर पाएंगे इसके माध्यम से, समझ रहे हैं। क्योंकि अब एगो ट्रेन जाता है, समझिए एगो ट्रेन के ऊपर कितना माल चला जाता है, अब इसको ट्रक से ले जाया जाएगा तो आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा पॉल्यूशन निकलेगा रास्ता के अंदर। चाहे मतलब जो डीजल वाला है इंजन, उससे भी ले जाएगा तो कितना पॉल्यूशन निकलेगा, कितना डीजल जलेगा, तो उस सबको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जा रहा है, समझ गए। तो हम उस चीज़ों को, पॉल्यूशन को भी हम बीट कर पाएंगे अच्छे से। चलिए आगे देखिए, आगे जो है आपका ये आपका है कि न्यू जनरेशन ऑफ पेंटोग्राफ अलाउ टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द ओवरहेड वायर, कितना फ्रॉम द स्टैंडर्ड यानी कि 6 to 7 मीटर, 7.5। अभी आप में से बहुत लोगों को ये पेंटाग्राफ के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा, मुझे पता है बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। मैं थोड़ा सा 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ, आप समझ लीजिए। आप देखे तो होइएगा, लेकिन आप देखते हैं तो उन चीज़ों के ऊपर गौर भी किया जाएगा कई बार, लेकिन आपको ये एक्चुअली इस टर्म में नहीं पता होगा। तो देखिए जैसे कि आप समझते हैं ना, ऐसे देखिए जैसे कि आप जाते हैं तो देखते हैं रेलवे ट्रैक पे 2 पोल होता है इस तरह से, ठीक है, और पोल के नीचे यहाँ ट्रैक जो होता है, इसके ऊपर देखते हैं आप क्या गाड़ी चलते होता है, ट्रेन, ठीक है, ये ट्रेन आपका चल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि एक पोल में से इधर से भी निकला रहता है, वो इधर से भी निकला रहता है, ठीक है, ऐसे। और इसके ऊपर एक वायर ऊपर में लगा रहता है और फिर एक वायर नीचे में लगा रहता है, ऐसे, ठीक है। और इस ऊपर वाले वायर को नीचे वाले वायर से कनेक्ट किया जाता है। ये नीचे वाले वायर जो होता है इसको हम क्या बोलते थे, इसको बोलते हैं कनेक्ट वायर, ठीक है, क्या बोलते हैं, कनेक्ट वायर। और ये ऊपर वाला वायर होता है इसको हम क्या बोलते थे, यहाँ पे लिखा भी होगा, देखिए इसको हम बोलते हैं आपको, ये देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, यानी कि ये लिखा है कैंट्री, ये जो लिखा है ना यही बोलते हैं ये ऊपर वाले वायर का, ये हो ऊपर वाले यहाँ पर, ठीक है। कैंट्ररी जो है ये ऊपर वाले वायर को हम बोलते हैं, समझ गए चीज़ों को। तो इसको बोलते हैं क्या, मतलब कनेक्ट वायर। जो कनेक्ट वायर जो किससे कनेक्ट होता है, यही पेंटाग्राफ से कनेक्ट होता है। तो इसके ऊपर देखिएगा, जब यहाँ पे सपोज कीजिए इंजन है तो इंजन से ऊपर आप देखते होंगे एक ऐसे करके ऐसे लगा रहता है, देखते हैं ना, ऐसे लगा रहता है। तो ये क्या हो गया, आपका पेंटाग्राफ हो गया। इसी को बोलते हैं हम क्या, पेंटाग्राफ बोलते हैं। ये इंजन से मतलब इस वायर के बीच में कनेक्ट होता है, समझ गया, जो कनेक्टिंग वायर होता है ना इसके बीच, तो यहीं से इलेक्ट्रिक इसको सप्लाई मिलता है। और ऐसे क्यों किया गया, क्योंकि देखिए कहीं पे मतलब मान लीजिए रेलवे ट्रैक है तो कहीं पे थोड़ा ऊपर है, कहीं पे नीचे है, तो इस चीज़ों को एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे, ताकि ये हमेशा सप्लाई मिले, इसी के लिए पेंटाग्राफ का यहाँ एक एयर वैक्यूम ट्यूब लगा रहता है, जिसके वजह से क्या होता है कि इसको हमेशा बैलेंस रखा जाता है, समझ गए चीज़ों को। और देखिए ये जो तार होता है इसमें आप देखते हैं क्या कि इधर की तरफ एक टेंशन लगाया जाता है। ये टेंशन क्या डिनोट करता है, तो ये टेंशन इस बातों को डिनोट करता है कि जब भी मान लीजिए गर्मी के मौसम में ये तार अगर थोड़ा सा लमड़ जाएगा तो इसको ऑटोमेटिक टेंशन के द्वारा क्या हो जाएगा कि इसको एकदम फिट रखा जाएगा। और ठंडे के मौसम में अगर सिकुड़ेगा भी तो ये इधर से इधर की तरफ थोड़ा सा टेंशन रिलीज होकर के और इसको मेंटेन रखेगा। तो इसी मेंटेन रखने के लिए इसको चलाया जाता है, समझ गए बातों को। और ये बीच में जो लगा होता है इस वायर को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम ड्रोपर बोलते हैं। इसको क्या, ड्रोपर बोलते हैं, समझ गए चीज़ों को। तो इसको हम कनेक्टिंग वायर बोलते हैं, इसको मतलब क्या बोलते हैं कि कैंट्ररी वायर बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं कि पेंटाग्राफ बोलते थे। इन सब चीज़ों को आपको टर्म को क्लियर रखना है। यही पेंटाग्राफ का अभी जो क्या है कि नया जो लेटेस्ट वर्जन आया है तो इसका हाइट अब अच्छा खासा रखा है, क्योंकि जब डबल कंटेनर चलेगा, सपोज कीजिए पहले ट्रेन चलता था तो इसमें ज़्यादा ऊंचाई का जरूरत नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर अगर डबल कंटेनर डाल दीजिएगा, इसके ऊपर जब डबल एक तो आपका ट्रेन हो गया, इसके ऊपर आप अगर मतलब डबल कंटेनर अगर डालिएगा तो क्या होगा कि इसका हाइट अब ऊंचा रखना पड़ेगा ना, तो इसका भी पेंटाग्राफ का भी क्या होगा, हाइट बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो लोकोमोटिव से कनेक्ट रहेगा ना। लोकोमोटिव के ऊपर डबल थोड़ी कुछ रहेगा, खाली जो पीछे वाला जो डब्बा है इसी के ऊपर डबल रखा जाएगा, समझ गए चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कि इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस डबल डेकर पैसेंजर ट्रेन हाईली डेंस ऑफ अर्बन एरिया। तो देखिए डबल डेकर जो पैसेंजर ट्रेन होगा वो कहाँ चलेगा, तो जहाँ पे डेंस एरिया है, वहाँ जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ चलेगा, समझ गए बातों को। और जिधर कम लोग है उधर डबल डेकर क्यों चलाया जाएगा, उधर तो सिंगल डेकर में सीट खाली रह जाता है, तो डबल क्यों चलाया जाएगा, समझ रहे हैं। गवर्नमेंट एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट क्यों करे, ठीक है। अब देखिए इसके माध्यम से क्या होगा कि मतलब जैसे कि जो इसके माध्यम से कि रोरो जो सर्विस है ना, रोरो सर्विस पूरे इंडियन रेलवे नेटवर्क में चलना शुरू हो जाएगा। रोरो सर्विस का मतलब हम आपको पीछे भी बताए थे, लेकिन थोड़ा सा बता देते। देखिए
जैसे कि सपोज कीजिए ये आपका ट्रेन है, ठीक है, और ये ट्रेन है, ये आपका जैसे कि यहाँ पे इंजन हो गया, ये जा रहा है, इसके नीचे ये सारा के सारा चक्का लगा हुआ है। समझ गए बातों को। अब देखिए रोरो का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात हो गया। अब गुजरात से सामान कहाँ, तो मुंबई लेकर के आना था, तो ऐसे लेकर के आना था, तो गुजरात से जो सामान मुंबई के तक जो आता, ये कैसे, मान लीजिए कि ये ट्रक के माध्यम से आता, तब क्या किया जा रहा है, ये ट्रक पर जो सामान लदा है ना, तो ट्रक के साथ ही क्या कर रहा है, इस ट्रेन के ऊपर चढ़ा दिया जा रहा है इसको, और डायरेक्ट गुजरात से ट्रक को ले आकर के कहाँ, मुंबई में उतार दिया जा रहा है। समझ गए। तो इसी को क्या बोलते हैं, रोरो, मतलब रोरो सर्विस बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ये चीज़ है, देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो ईस्टर्न जो डीएफसी है मे नॉट बी सपोर्ट रोरो सिस्टम। देखिए ईस्टर्न डीएफसी जो है रोरो सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको पता है जो रोरो सिस्टम होता है तो मतलब जो ट्रेन के ऊपर क्या होता है कि एक अगर ट्रक लादा जाता है तो इसका हाइट बढ़ जाता है, लेकिन इधर जो है मतलब जो ईस्टर्न डीएफसी है उसके अंदर जो अभी हाइट है, जो वायर जो है ना उसका ओवरहेड का हाइट कम है। सपोज कि देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि पोल है तो यहाँ पे इसका हाइट मान लीजिए कि इसके ऊपर डबल कंटेनर रखा है तो इसके यहाँ तक हाइट होगा अगर वायर का, तभी ना यहाँ पे पेंटाग्राफ आप लगा करके इसको ले जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे इसका हाइटे अगर तार का इतना हो तो कैसे जाएगा, ये ट्रेन जाएगा नहीं ना जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे पेंटाग्राफ लगे, क्योंकि ये ट्रेन का जो हाइट है यही सट जाएगा इसमें, तो लग पाएगा नहीं ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि अभी कि ईस्टर्न जो डीएफसी है उसमें सपोर्ट नहीं है रोरो सिस्टम। क्यों, क्योंकि उसका हाइट जो है कम है। कितना है हाइट, तो 5.1 ही मीटर है, जबकि आपका वेस्टर्न डीएफसी जो है इसका हाइट कितना है, तो 7.1 मीटर है। तो यहाँ पे सपोर्ट हो रहा है रोरो सिस्टम। समझिए बातों को। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब जब आप अंदर में जाकर पढ़िएगा ना तभी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। वो जो 10 गो 5 गो जो मतलब क्वेश्चन लेकर जो आ जाते हैं मास्टर साहब लोग, तो उनसे ये चीज़ों को कवर नहीं हो पाएगा कभी भी। समझिए बातों को ना। तो आपको इस बातें पे भी ध्यान रखना है, इसीलिए हम आपको पूरा का पूरा बुक पढ़ाए हैं। अगर आप अच्छे से नहीं देखें तो देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि रियली जितना मैं कलर पॉइंट दिया हूँ उसको आप पढ़ लेते हैं ना तो 24 नंबर जो है ना इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से देखें, कितने बार देख के समझें। जितना बार आप देखिएगा उतना ज़्यादा समझ पाइएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो वेस्टर्न डीएफसी है वो क्या कर रहा है कि सपोर्ट कर रहा है रोरो सिस्टम को। तो यहाँ पे अब रोरो सिस्टम चल रहा है। और देखिए कोंकण जो रेलवे है ना उसमें भी कोंकण रेलवे ओनली जोन द इंडियन रेलवे, मतलब उसमें क्या हो रहा है कि रोरो सिस्टम सपोर्ट कर रहा है। समझ रहे बातों को। रोरो सिस्टम सपोर्ट करने की वजह से क्या हुआ है कि उसमें 7.5 लाख यानी कि 750 लाख लीटर डीजल मतलब बचत हुआ है, और बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी बचत हुआ है। कहने का मतलब है जहाँ पे भी रोरो सिस्टम स्टार्ट हो गया वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया, बहुत सारा चीज़ें वहाँ पे बचत हो रहा है। समझ गए बातों को। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो है, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि मतलब तो यहाँ पे रोरो सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे रोरो सिस्टम फेल हो गया, लेकिन वेस्टर्न में चल रहा है। समझ गए। तो यहाँ पे किस लिए फेल हुआ है तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि उसका जो ओवरहेड जो है ना इलेक्ट्रिक वायर का वो क्या है तो कम है, इसके वजह से नहीं मतलब अभी सक्सेस हो पाया। क्योंकि उसमें जो पुराना जो एग्जिस्टिंग था ना इलेक्ट्रिक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वो कम ही हाइट पे बनाया गया था, क्योंकि जिस टाइम के वो बना हुआ है उस टाइम में रोरो सिस्टम ये सब मतलब सोच समझ के नहीं बनाया गया था, इसीलिए। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है, मेनली आपको यही ध्यान रखना है कि जो ईस्टर्न वाला है जो मतलब जो पूर्वी है ये रोरो सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है, और जो वेस्टर्न वाला है ये रोरो सिस्टम को, वेस्टर्न वाला और कोंकण वाला रोरो सिस्टम को सपोर्ट करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये फेल किस वजह से हुआ है, जो मतलब ईस्टर्न जो है रोरो सिस्टम किस वजह से नहीं चल रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जो तार का जो हाइट है वो कम है, मतलब कम हाइट पे तार लगा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ से पास नहीं कर पा रहा है। समझ गए चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे हो गया आपका। ठीक है, तो दोस्तों आपका यहीं तक था। ठीक है, तो ये आपका DFCCIL जो आपका चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये अब एक चैप्टर आपका और बचा है जो मैं एक दिन की और वीडियो में आपको कवर कर दूंगा, जहां से आपको 24 नंबर क्लियर कट हो जाएगा। मैं बहुत सारा सेट भी दिया हूं, बहुत सारा मतलब प्रीवियस ईयर भी करा दिया हूँ दोनों साल के, उसके बाद बहुत सारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दिया हूँ। तो अगर आप प्ले लिस्ट को चेक नहीं किया और नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और आपको एक पॉइंट ये भी पता है, क्योंकि जो भी हम आपको चीज़ दिए हैं वो हम आपको टू द पॉइंट दिए हैं। हम इस बात को मानते हैं कि हम आपको PhD नहीं कराने के लिए पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं किस लिए कि ताकि आपकी एग्जाम में आपका बेटर परफॉर्म आप कर सके। समझ रहे हैं। तो इसके लिए टू द पॉइंट जरूरी है। ठीक है, PhD करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है 20% लड़के इस वजह से सिर्फ परीक्षा में रुक जाते हैं, क्योंकि वो सिलेबस के ऊपर PhD करने के लिए बैठ जाते हैं भाई साहब। तो परीक्षा में जाते तो कहते हमारा यहाँ से क्वेश्चन बना ही नहीं, लेकिन कभी कभी कम पढ़ने वाले लड़के भी वो एग्जाम
हम निकाल लेते। क्यों? क्योंकि टू द पॉइंट पढ़ते हैं, समझ रहे हो? टू द पॉइंट। आपको एग्जाम में पर्पस क्या है? क्वेश्चन बना के आना है। आपको इंटरव्यू नहीं देना है कि आपको डेप्थ में जाके बताइएगा तो आपको 2 नंबर ज़्यादा दे देगा, वहाँ सुनने वाला बैठा है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए, मैं आपके लिए बेस्ट इफर्ट कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मतलब एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।